मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज पिछले व्याख्यान में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उपागमों पर चर्चा अधूरी हुई थी। आज उसको और आगे ले चलते हैं। पिछले व्याख्यान में हमने ऐतिहासिक उपागम, आदर्शवादी उपागम और यथार्थवादी उपागम का अध्ययन किया था, उस पर चर्चा हुई थी। आदर्शवादी उपागम इस विषय पर केंद्रित है कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। वह एक सुखद कल्पना करता है जहां पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, अराजकता नहीं, अव्यवस्था नहीं, शोषण नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था की कल्पना करता है और यह अपेक्षा करता है कि दुनिया के सब राष्ट्र मिलकर के एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना करें जहां पर कि हर व्यक्ति अपना विकास कर सके और सब कोई मिलजुल करके शांतिपूर्वक वातावरण में जीवन यापन कर सके। इसके विपरीत यथार्थवादी उपागम है जो सामने होने वाली प्रत्येक घटना पर अपनी नजर रखते हुए यह कहता है कि आदर्श केवल कल्पना है, यथार्थ में इसके विपरीत घटनाएं घटती हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि व्यक्ति विवेकशील प्राणी है, लेकिन इसके बावजूद भी वह ऐसे कार्यों को करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। व्यक्ति के मन में हमेशा यथार्थ और नैतिकता के बीच संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। यदि उसकी मानसिक स्थिति यथार्थ पर आधारित है तो वह कभी भी नैतिकता को स्वीकार नहीं करता। हम अपने दैनिक जीवन में जिस प्रकार से तेरी मेरी की भावना देखते हैं, कई प्रकार की ऐसी बातें देखते हैं जो हमको पसंद नहीं आती हैं, वहां पर हम व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हैं। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी प्रत्येक राष्ट्र ऐसी नीति को अपनाता है जिससे उसके राष्ट्रीय हित की पूर्ति हो सके। प्रत्येक राष्ट्र के सामने एक ही लक्ष्य होता है, राष्ट्र हित को पूरा करना। और यथार्थवादियों का यह राय है कि जिस प्रकार से मनुष्य की प्रकृति होती है, मनुष्य का स्वभाव जैसा होता है, उसी प्रकार से उसका आचरण होता है। यही स्थिति हम राष्ट्र में भी देख सकते हैं। तो एक तरफ आदर्शवाद आपको आशा भरी किरण की ओर आगे ले चलता है, दूसरी तरफ यथार्थवाद निराशा अभिव्यक्त करता है कि राष्ट्र है, दुनिया है, वहां पर मनुष्य रहते हैं तो अराजकता होगी, अव्यवस्था होगी, अशांति होगी, युद्ध होंगे, पूरी दुनिया इससे प्रभावित होगी। इस कटु सत्य को लेकर के चलता है और इस प्रकार से आदर्शवाद और यथार्थवाद दोनों एक दूसरे के विपरीत उपागम के आधार पर अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का अध्ययन करना चाहते हैं। अब इस क्रम में चौथा उपागम है जिसे नव यथार्थवाद उपागम कहते हैं। नव यथार्थवाद, इसके समर्थक हैं ग्रीचो, हाफमैन, जर्विस, बार्ट और गिलियन। यह नव यथार्थवाद आदर्शवाद और यथार्थवाद के बीच समन्वय करता है। एक तरफ आदर्शवाद आपको सुखद स्वप्न की ओर ले जाता है कि एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए दुनिया में जहां पर कि मनुष्य स्वर्गिक सुख की अनुभूति करे, जहां पर कोई तेरे मेरे की भावना न हो, सब राष्ट्र मिल करके आपस में सहयोग करते हुए कार्य करें। ये एक आशा है और ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन होता इसके विपरीत है। हर राष्ट्र अपने अपने ढंग से अपने राष्ट्र हित को परिभाषित करता है और उसके अनुरूप वह विदेश नीति बनाता है और उसके अनुसार आचरण करता है। इन विदेश नीतियों के बीच, राष्ट्रों के बीच परस्पर संघर्ष होता है और जिस संघर्ष को हम आज दुनिया में देख रहे हैं, विभिन्न राष्ट्रों के बीच, उनके हितों के बीच टकराव हो रहा है। इन दोनों के मध्यवर्ती मार्ग को लेकर के नव यथार्थवाद चलता है। नव यथार्थवाद का कहना है कि यदि दुनिया में संघर्ष है तो उसका समाधान भी है।
यदि असहयोग है तो समन्वय भी है। यदि समन्वय नहीं होगा, यदि राष्ट्रों के बीच सहयोग नहीं होगा, तो दुनिया चलेगी कैसे? दुनिया चल रही है मतलब संघर्ष कम है, सहयोग का भाव अधिक है। और यदि सहयोग का भाव है तो हम एक सुखद विश्व की, सुखद दुनिया की कल्पना भी कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। ये संघर्ष हमेशा नहीं होता, लेकिन विभिन्न राष्ट्रों की नीतियों के कारण संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। इतना हम जानते हैं कि दुनिया में जितने भी राष्ट्र हैं सब संप्रभु राष्ट्र हैं। इनमें से किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता छोटी या बड़ी नहीं होती, संप्रभुता सबकी समान होती है। आपको सिकंदर पोरस का वह संवाद याद होगा। जब सिकंदर ने पोरस को परास्त कर दिया तो सिकंदर के सैनिक पोरस को हथकड़ी लगा करके उसके सामने पेश किए। सिकंदर ने कहा पोरस से, कहो तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए, तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। पोरस ने बड़े गर्व के साथ कहा, वैसा ही जैसा एक सम्राट दूसरे सम्राट के साथ करता है। इस जवाब से सिकंदर इतना खुश हुआ कि पोरस को न केवल मुक्त कर दिया अपितु उसका जीता हुआ राज्य भी वापस कर दिया। तो संप्रभुता सबकी एक समान होती है। राष्ट्रपति हमेशा राष्ट्रपति से बात करता है, किसी दूसरे देश के विदेश मंत्री से बात नहीं करता। विदेश मंत्री कभी भी प्रधानमंत्री से बात नहीं करेगा, दूसरे देश के प्रधानमंत्री से बात नहीं करेगा। विदेश मंत्री से ही बात करेगा, समकक्ष। इसलिए पुराने जमाने में जितने भी युद्ध होते थे, इन युद्धों में यदि राजा परास्त हो जाता था, पहले तो राजा आपस में लड़ते थे, यदि राजा परास्त हो जाता था तो पूरी सेना परास्त मान ली जाती थी और उसको समर्पण करना पड़ता था। तो राज्य संप्रभु हैं। यदि राज्य संप्रभु हैं तो उन्हें अपनी इच्छानुसार विदेश नीति का निर्धारण करने का पूरा अधिकार है। लेकिन कोई भी राष्ट्र एकाकी नहीं है, वह अंतरराष्ट्रीय बिरादरी का एक सदस्य है। जब वो विदेश नीति का निर्धारण करता है तो उसको इस बात को भी ध्यान देना आवश्यक है कि अन्य देशों पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। लेकिन कई बार राष्ट्र इस चीज को ध्यान नहीं देते, परिणाम स्वरूप युद्धों की उत्पत्ति होती है। जैसे आज रूस के द्वारा यूक्रेन पर किया गया आक्रमण। रूस सोचता है कि यूक्रेन उसका अपना अंग है, दोनों की संस्कृति एक समान है, इसलिए यूक्रेन को रूस में मिल जाना चाहिए। लेकिन यूक्रेन कहता है कि नहीं, यूक्रेन एक स्वतंत्र राष्ट्र है तो स्वतंत्र है, रूस से मिलने की जरूरत क्या है। और इसी चीज को लेकर के दोनों पक्षों का समर्थन करने वाले दुनिया के अनेक राष्ट्र हो गए हैं और दोनों के बीच दो तो आपस में लड़ रहे हैं। दुनिया के सभी देश न तो मध्यस्थता करवा रहे हैं, न युद्ध बंद करने की स्थिति में है, न ही और कुछ करने की स्थिति में है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में संघर्ष भी है, सहयोग भी है, असहयोग भी है, समन्वय भी है। फिर सुरक्षा और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। हर राष्ट्र का एकमात्र लक्ष्य होता है सुरक्षा। उसका राष्ट्रहित सुरक्षा पर सबसे अधिक आधारित होता है और इस सुरक्षा के लिए राष्ट्रों के बीच संघर्ष होते हैं। लेकिन संघर्ष तो होते हैं और दुनिया में ऐसी कोई संस्था नहीं है जो राष्ट्रों की संप्रभुता को नियंत्रित कर सके। यूनाइटेड नेशंस है, लेकिन उसे राष्ट्रों की संप्रभुता को नियंत्रित करने का अधिकार नहीं है। दुनिया के सब संप्रभु राष्ट्र उसके सदस्य हैं। वही राज्य यूनाइटेड नेशंस का सदस्य बन सकते हैं जो संप्रभु हों। पराधीन राज्य यूनाइटेड नेशंस सदस्य नहीं बन सकते। तो सुरक्षा के साथ साथ संघर्ष भी होता है सब। और इस संदर्भ में मार्गन्थाउ कहता है कि दुनिया में कुछ व्यवस्थाएं हैं और उन व्यवस्थाओं के अधीन रहते हुए एक समन्वय की स्थापना
की जाती है। कौन सी व्यवस्थाएं हैं? पहला है शक्ति संतुलन। शक्ति संतुलन का मतलब दोनों पलड़े बराबर होना चाहिए। जैसे भारत ने परमाणु बम बनाने की क्षमता हासिल कर ली, शक्ति संतुलन भारत के पक्ष में झुक गया। पाकिस्तान डरने लगा कि यदि भारत ने परमाणु बम का इस्तेमाल मेरे ऊपर किया तो मेरे पास क्या जवाब होगा। पाकिस्तान दबाव की स्थिति में आया। उसने भी न केवल विस्फोट किया अपितु भारत से आगे बढ़ते हुए उसने परमाणु बम बना लिया। शक्ति संतुलन। इसी प्रकार से 1945 में परमाणु बम का आविष्कार करके अमेरिका ने प्रयोग करके भी बता दिया। अमेरिका का पलड़ा भारी हो गया। रूस, सोवियत संघ के पास परमाणु बम नहीं था। उसने 1949 में परमाणु बम का आविष्कार करके शक्ति संतुलन की स्थापना कर दी। लेकिन शक्ति संतुलन से होता क्या है? एक तनावपूर्ण शांति की स्थापना होती है। तनाव होता है लेकिन शांति। शेर और हाथी दोनों एक महान शक्तियों से युक्त है, दूसरा जंगल का राजा है। शेर हाथी पर आक्रमण करने से डरता है और हाथी भी शेर को छेड़ता नहीं है। दोनों एक दूसरे के समकक्ष हैं, कोई किसी से कम नहीं है। एक ताकत में जितना आगे है, दूसरा फुर्ती में उतना आगे है। तो तनावपूर्ण शांति, यही दुनिया की वास्तविकता है। दूसरी चीज, शक्ति संतुलन हुआ अंतरराष्ट्रीय कानून। हर राष्ट्र से अपेक्षा की जाती है कि वो अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करे। यदि नहीं किया तो क्या दुनिया की ऐसी कोई शक्ति है जो राष्ट्रों को अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करने के लिए बाध्य कर सके? नहीं है। यूनाइटेड नेशंस का चार्टर कहता है कि यदि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के किसी कानून का, किसी निर्णय का कोई राष्ट्र उल्लंघन करता है और उसके उल्लंघन करने से अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित होती है, सुरक्षा, तब सिक्योरिटी काउंसिल उस राष्ट्र के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है। स्थिति क्या है? उदाहरण लीजिए, जिमी कार्टर के समय में, जिमी कार्टर जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे 1977 से 80, ईरान में अमेरिकन दूतावास में काम करने वाले 49 कर्मचारियों को ईरान के छात्रों ने किडनैप कर लिया। ये 77 या 78 की घटना है। उनकी मांग क्या थी कि ईरान का शासक मोहम्मद रजा पहलवी, शाह ईरान, जो अमेरिका में इलाज करा रहे थे, ईरान के छात्रों का कहना था कि आप हमारे शासक को वापस करिए। अमेरिका का कहना था नहीं दूंगा मैं। उनको राजनीतिक शरण दिया था। रजा पहलवी ईरान छोड़ करके भाग गए थे, अमेरिका में जाकर बस गए थे, वहां पर उनका इलाज चल रहा था। अमेरिका का कहना था मैंने राजनीतिक शरण दिया है, मैं उनको वापस नहीं करूंगा। बदले में ईरान के छात्रों ने अमेरिकन दूतावास में काम करने वाले 49 कर्मचारियों को बंधक बना दिया। क्या हुआ? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में मामला गया। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने कहा कि ईरान का यह कदम अवैध है, अंतरराष्ट्रीय कानून के विपरीत है, वह इन कर्मचारियों को छोड़ देंगे। ईरान ने नहीं छोड़ा। अमेरिका ने बमबार्डिंग किया, बमबार्डिंग के द्वारा डराने का प्रयास किया। ईरान ने कहा कि यदि तुमने हम पर बमबार्डिंग किया तो तुम्हारे 49 कर्मचारियों को मार डालेंगे हम। सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हुई। सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में ईरान से एक स्वर से मांग की गई कि वह इन कर्मचारियों को मुक्त करे, क्योंकि राजदूत हमेशा अवैध होते हैं। राजदूतों को आप छू नहीं सकते, गिरफ्तार करना तो दूर की बात है। और इनमें से किसी भी कर्मचारी को छूना भी अंतरराष्ट्रीय कानून के विपरीत आचरण माना गया।
ईरान ने नहीं माना, आपने क्या कर लिया? कुछ नहीं कर सके। आखिरकार 444 दिनों तक किडनैप करने के बाद, 444 दिन के बाद ईरान ने 49 कर्मचारियों को छोड़ा। ये तो अंतरराष्ट्रीय कानून को उनकी छिटपुट घटनाएं दुनिया में हर जगह पर होती रहती है, लेकिन फिर भी अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रति राष्ट्रों की श्रद्धा बनी हुई है। उनकी जो नैतिकता है, वह नैतिकता राष्ट्रों को अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करने के लिए बाध्य करती है। नैतिकता, फिर अंतरराष्ट्रीय नैतिकता बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हम अपने दैनिक जीवन में नैतिकता को कभी कभी तिलांजलि भी दे देते हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नैतिकता बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। राजा हमेशा राजा से बात करेगा, विदेश मंत्री हमेशा विदेश मंत्री से बात करेगा, प्रधानमंत्री हमेशा प्रधानमंत्री से बात करेगा। लेवल समान होना चाहिए और हर राष्ट्र से अपेक्षा की जाती है कि वह उसी प्रकार का व्यवहार करे जैसे व्यवहार की वह अपेक्षा करता है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जैसे को तैसा का सिद्धांत चलता है। आप हमारे साथ जैसा व्यवहार करोगे, हम आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। यदि मान लीजिए किसी एक राष्ट्र में किसी देश के दूतावास में काम करने वाले किसी अधिकारी कर्मचारी को निष्कासित कर दिया, तो जिस देश का वह दूतावास का कर्मचारी है या राजदूत है, वह देश भी अपने देश में उस देश के राजदूत को निष्कासित कर देता है। मतलब जैसे भारत ने पाकिस्तान के किसी दूतावास के कर्मचारी को निष्कासित कर दिया, तत्काल पाकिस्तान भी भारत के दूतावास में काम करने वाले कर्मचारी को एकाएक निष्कासित कर देता है। टिट फॉर टैट, अंतरराष्ट्रीय नैतिकता। जैसा आप हमसे चाहते हो वैसा ही आप हमारे साथ व्यवहार करो। और आखिर में है विश्व जनमत। विश्व जनमत भी कोई चीज होती है। विश्व जनमत की उपेक्षा करके कोई देश दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकता। तो ये कुछ साधन हैं जिसके द्वारा राष्ट्रों के बीच संघर्षों को कम किया जा सकता है और अभी तक कम किया जाता रहा है। इस प्रकार से यह जो नव यथार्थवाद है, वह यथार्थवाद के विपरीत मानव प्रकृति के अध्ययन के स्थान पर अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का अध्ययन करता है। यथार्थवाद मानव प्रकृति पर आधारित होकर अध्ययन करता है कि जैसे मनुष्य की प्रकृति होगी वैसा ही वह व्यवहार करेगा। जैसे हिटलर है, हिटलर के मन में बदला लेने की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उसने क्या किया? द्वितीय विश्व युद्ध शुरू कर दिया। अब वह व्यक्ति जिस प्रकार की प्रवृत्तियों से युक्त था, जर्मनी का नेता बनने के बाद उस प्रवृत्ति को उसने व्यक्त किया, अभिव्यक्त किया, और जिसका परिणाम द्वितीय विश्व युद्ध था। तो यथार्थवाद मानव प्रकृति का अध्ययन करता है। नव यथार्थवाद कहता है कि नहीं, मानव प्रकृति से जैसा भी हो, जब वह एक राष्ट्र प्रमुख के रूप में काम करता है तो उसकी प्रवृत्ति में परिवर्तन अवश्य आता है। और यदि प्रकृति में परिवर्तन नहीं आया तो वह उस पद के योग्य नहीं हो सकता। जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के विदेश मंत्री बने, कब की घटना? 1977 में मुरारजी देसाई के शासनकाल में। तो पाकिस्तान गए। पाकिस्तान में पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप तो भारत पाकिस्तान के संवाद के बहुत ज्यादा विरोधी हैं। भारत सरकार की उन समस्त नीतियों का आप विरोध करते हैं जो पाकिस्तान के साथ कुछ सहानुभूतिपूर्ण बातें होती हैं। अभी आप हमारे पास संबंध बनाने के लिए आए हुए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत शानदार जवाब दिया। क्या कहा उन्होंने? मैं उस समय विरोधी दल का नेता था और आज मैं जनता सरकार का विदेश मंत्री हूं।
विरोधी दल का काम है सरकारी दल या सरकार की कमियों को उजागर करना। तो इस प्रकार से मानव प्रकृति अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन जब वह सत्ता पर आता है तो वह दूसरे प्रकार का व्यवहार करता है ताकि संघर्ष को टाला जा सके, समन्वय की स्थापना हो सके। यह है नवयथार्थवाद। अब चलें, चूंकि दोनों का समन्वय करता है इसलिए नवयथार्थवाद में ऐसी कोई कमी या आलोचना करना उचित नहीं है। अब चलते हैं, अगला सिद्धांत है, अगला उपागम है विश्व व्यवस्था उपागम, वर्ल्ड सिस्टम अप्रोच। व्यवस्था, व्यवस्था क्या है? विशेष अवस्था, अवस्था, विशेष। व्यवस्था का सबसे बढ़िया उदाहरण है हमारा शरीर। यह व्यवस्था सिद्धांत जूलॉजी से आया, प्राणी विज्ञान से आया। बर्टनल लेफी ने इसका प्रतिपादन किया और वह विभिन्न विषयों से होते होते सामाजिक विज्ञान में आया। अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र ने भी इसको अपनाया, राजनीति विज्ञान ने भी इसको अपना लिया। व्यवस्था जैसे शरीर है, व्यवस्था में 3 चीजें होती हैं। एक संबंध होता है, दूसरा एक संगठन होता है, दूसरा संबंध होता है और तीसरा सीमा होती है। संगठन अच्छी तरह से गठित किया हुआ, जैसे शरीर, हमारे शरीर के विभिन्न अंग अच्छी तरह से गठित हैं, शरीर एक संगठन है। इन अंगों के बीच अन्योन्याश्रित संबंध होता है और हर अंग की एक सीमा होती है। जैसे आप भोजन करने के लिए बैठे, भोजन जब करने के लिए बैठते हैं तो आप अपने हाथ, पैर और अपना कमर का नीचा भाग बैठने में मदद करता है। आपने ग्रास हाथ में लिया, मुंह तक ले आए, यहां पर हाथ की सीमा है, उससे ज्यादा नहीं। इसके बाद जीभ, आपका मुंह खुल जाता है, जीभ के माध्यम से आप उस चीज को मुंह में डालते हैं। फिर दांतों और जीभ का काम शुरू हो जाता है, दांत चबाने का काम करते हैं, फिर आप उसे गटकते हैं। यह व्यवस्था है। यदि मान लीजिए आप भोजन करना चाह रहे हैं, हाथ ग्रास को उठा नहीं पा रहे हैं, या हाथ जब मुंह तक आ रहा है तो मुंह खुलता नहीं है, आप खाना कैसे खाएंगे, भोजन कैसे करेंगे? तो व्यवस्था के समस्त अंग अन्योन्याश्रित रूप से जुड़े हुए होते हैं। ये व्यवस्था का एक संक्षिप्त अर्थ हुआ। इसके संदर्भ में कहा जा सकता है कि सभी अंगों का विकास शरीर में होना चाहिए। हमारे शरीर के समस्त अंगों का विकास होना चाहिए, लेकिन संतुलित विकास होना चाहिए। यदि मान लीजिए शरीर के किसी एक अंग का ज्यादा विकास हो जाता है तो उसमें विकार उत्पन्न होता है। यदि शरीर के अंगों में किसी प्रकार से असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है, शरीर में कोई असंतुलन उत्पन्न हुआ तो ज्वर होता है, शरीर को टेम्परेचर बढ़ता है, बुखार आता है। तो अंगों का संतुलित विकास होना चाहिए और समग्र विकास होना चाहिए। देखिए, कभी ऐसा भी हम बीमारी देखते हैं कि आदमी का सिर बड़ा हो जाता है। सिर का बड़ा होना एक रोग है। इसी प्रकार से दुनिया में जितने भी राष्ट्र हैं, इन राष्ट्रों को समुचित विकास के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। और विकास नकारात्मक पहल से नहीं होता, नकारात्मक सोच से नहीं होता, सकारात्मक सोच से होता है। दुनिया के सब राष्ट्र इस चीज को समझते हैं कि नकारात्मकता को लेकर के हम आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि नकारात्मकता तो
आपको अवसर देता है दूसरे की टांग खींचिए। दूसरे की टांग खींचने से आप आगे बढ़ जाएंगे क्या? नहीं। तो संतुलित विकास होना चाहिए। यदि मान लीजिए किसी की नाक बड़ी हो गई, यह भी एक विकार है। इसी प्रकार से यदि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में कोई राष्ट्र अपनी शक्तियों को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है तो वह युद्ध करने पर आमादा हो जाता है। प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि राष्ट्रों के बीच शस्त्र स्पर्धा बढ़ गई थी। इतनी ज्यादा शस्त्र स्पर्धा बढ़ गई थी कि उन शस्त्रों का उपयोग करना भी आवश्यक हो गया था, क्योंकि नियंत्रित करने वाली कोई संस्था नहीं थी। और यदि मान लीजिए जैसे शरीर में बुखार आता है, शरीर के भीतरी अवयवों में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है, तो इसी प्रकार से राज्य में भी अंदर ही अंदर कुछ गड़बड़ी हुई तो वह क्रांति या गृह युद्ध के रूप में सामने आता है। राष्ट्र में जितने भी गड़बड़ियां होती हैं अंदरूनी तौर पर, कई बार दंगे होते हैं, कई बार खून खराबा होता है, ये सब व्यवस्था के अनुसार इसका अध्ययन किया जाता है कि व्यवस्था है मतलब ये सब चीजें होंगी। शरीर अस्वस्थ होता है, राष्ट्र भी अस्वस्थ होता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए अभी इंग्लैंड अस्वस्थ है आर्थिक दृष्टि से, इसलिए वहां पर एक प्रधानमंत्री को जाना पड़ा, दूसरे प्रधानमंत्री को बिठाए हैं। ये उसकी अस्वस्थता का प्रतीक है। और व्यवस्था किसी न किसी प्रकार से उस रोग को दूर करेगी। व्यवस्था का काम ही है, क्योंकि हमारे शरीर में ऐसे व्यवस्थाएं प्रकृति ने प्रदान की है कि शरीर विभिन्न चीजों को समायोजित कर लेता है। अंदर ही अंदर कुछ ताकत हमको होती है जो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और इस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय राजनीति क्रियाशील गतिमान व्यवस्था है, क्रियाशील भी है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में तो सक्रियता, क्रियाशील गतिमान हमेशा गति में रहती है, और जिसमें गति नहीं होती उसमें दुर्गति होती है। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति हमेशा चलने वाली चीज है। और आगे ये कापलान और थॉमसन कहते हैं, जो कि इस सिद्धांत के समर्थक हैं। कापलान और थॉमसन कहते हैं कि जिस प्रकार से मनुष्य के जीवन में बचपन आता है, किशोरावस्था आती है, युवावस्था आती है, वृद्धावस्था आती है, ठीक इसी प्रकार से एक राष्ट्र के जीवन में भी ये सब अवस्थाएं आती हैं। आप कह सकते हैं इंग्लैंड बूढ़ा हो गया है, राइट, क्योंकि इंग्लैंड किसी जमाने में दुनिया में सर्वोच्च शिखर पर था, आज वृद्धावस्था तक पहुंच चुका है। भारत युवावस्था में पहुंच चुका है। धीरे धीरे देखिए आगे क्या होगा, भारत का नेतृत्व दुनिया में स्थापित होगा। क्योंकि शक्ति एक ऐसी चीज है जो स्थायी किसी राष्ट्र के पास नहीं रहती। शक्ति आज एक के पास है, कल दूसरे के पास जाएगी। तो इसी प्रकार से राष्ट्र के जीवन में भी बचपन आता है, किशोरावस्था आती है, युवावस्था आती है, वृद्धावस्था आती है, व्यवस्था। फिर आगे राज्यों के मध्य भी क्रियाएं होती हैं, वो तो स्वाभाविक है। पहले राष्ट्रों की संख्या कम थी, विशेषकर यूरोप के राष्ट्र थे, इनके बीच ही केवल क्रिया, अंतरक्रिया, प्रतिक्रिया होती थी। और जब प्रतिक्रिया बढ़ जाती थी तो हम उसको प्रथम विश्व युद्ध के रूप में भी देख सकते हैं। आज राष्ट्रों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। 195-96 देश यूनाइटेड नेशंस के सदस्य बन चुके हैं। इनके बीच क्रियाएं और ज्यादा हो रही हैं, परस्पर क्रियाएं हो रही हैं।
अंतर क्रियाएं हो रही हैं, कभी कभी प्रतिक्रिया भी देखने को मिलती है। जैसे पाकिस्तान के एक आतंकवादी को चीन ने अभी थोड़े दिन पहले वीटो करके आतंकवादी घोषित करने के प्रस्ताव को रद्द कर दिया। तो ये प्रतिक्रिया है चीन की भारत की विदेश नीति के प्रति। तो क्रिया अंतर क्रिया ज्यादा हो रही है, प्रतिक्रिया भी बीच बीच में देखने को मिलती है। जैसे रूस के द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण किया जाना प्रतिक्रिया है। तो ये सब और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे और बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे राष्ट्रों के बीच क्रियाएं, अंतर क्रियाएं भी बढ़ते जा रही हैं और उसी के साथ साथ प्रतिक्रिया भी बढ़ रही है। अब व्यवस्था की बात यहां पर हो रही है, तो दुनिया में दो प्रकार की व्यवस्था है मूलतः, एक पूंजीवादी, दूसरा साम्यवादी। पूंजीवाद के समर्थक कहते हैं कि पूंजीवाद दुनिया के विकास का एकमात्र श्रेष्ठ व्यवस्था है, और उसी दावे के साथ साम्यवादी भी कहते हैं कि साम्यवादी व्यवस्था से बढ़कर दुनिया में और कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है। लेकिन दुनिया ने देख लिया कि साम्यवादी व्यवस्था की तुलना में पूंजीवादी व्यवस्था ज्यादा उपयुक्त है। कारण कई हो सकते हैं, लेकिन दोनों के दावे अपनी अपनी जगह पर हैं। किसी जमाने में साम्यवाद के दायरे में दुनिया की अधिक से अधिक जनसंख्या आ गई थी। परिणाम क्या हुआ? अनेक प्रकार के प्रतिबंध साम्यवाद में होते हैं। इन प्रतिबंधों को प्रायः व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता। आप किसी भी व्यक्ति को बांध करके कितने समय तक रख सकते हैं? कभी ना कभी तो वो छूटेगा, और जब छूटेगा पूरे बंधनों को खत्म कर देगा। तो पूंजीवादी व्यवस्था है चाहे साम्यवादी व्यवस्था है, दोनों में अपनी अच्छाइयां हैं और अपनी बुराइयां भी हैं। दोनों ही पाक साफ नहीं है। पूंजीवादी व्यवस्था जो शोषण का समर्थन करता है, तो साम्यवादी व्यवस्था लोगों पर प्रतिबंध लगा करके अपने पूरे किए धीरे को खत्म कर देता है। सोवियत संघ के विघटन का सबसे बड़ा कारण क्या था? विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभाव। इसलिए सभी देश व्यवस्था चाहते हैं, युद्ध नहीं चाहते। और यदि व्यवस्था चाहते हैं तो राष्ट्रों के बीच जितना ज्यादा संबंध होगा, व्यवस्था उतनी अच्छी तरह से चलेगी। व्यवस्था का संचालन होना आवश्यक है, और ये व्यवस्था तब चलेगी जब राष्ट्र अपनी भूमिका का समुचित रूप से निर्वाह करें। और इस प्रकार से व्यवस्था में हम देखते हैं कि कुछ राष्ट्र आक्रामक भी होते हैं। यह आक्रामकता कई बार हमको देखने को मिलती है। आज हमें रूस में देखने को मिल रही है। लेकिन दुनिया में आक्रामकता का विरोध करने वाले अधिक हैं। शांति चाहते हैं, संबंध चाहते हैं, अपना विकास, दुनिया का विकास चाहते हैं, जनता का विकास चाहते हैं। तो ये व्यवस्था सिद्धांत है, व्यवस्था उपागम है। अब इसी व्यवस्था सिद्धांत के अंतर्गत कापलान ने 6 प्रकार की विश्व व्यवस्था का उल्लेख किया है। संक्षेप में एक एक लाइन में इसको समझिएगा, ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। पहले है शक्ति संतुलन व्यवस्था। शक्ति संतुलन, शेर और हाथी, शक्ति संतुलन। भारत और पाकिस्तान परमाणु बम के संदर्भ में, अमेरिका और सोवियत संघ परमाणु बम के संदर्भ में शक्ति संतुलन बना रहना चाहिए। जब तक शक्ति संतुलन बना रहेगा तब तक दुनिया ठीक ठाक रहेगी, क्योंकि तनावपूर्ण शांति स्थापित होती है। लेकिन शांति तो है। दूसरा, शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था। एक ध्रुवी, द्विध्रुवी, बहुध्रुवी। जब पूरी दुनिया में एक राष्ट्र का वर्चस्व स्थापित हो जाता है दुनिया में, उसको एक ध्रुवीय व्यवस्था कहते हैं। जैसे सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो गया, वो है एक ध्रुवीय व्यवस्था।
द्विध्रुवीय व्यवस्था, जब पूरी दुनिया दो भाग में बट गई 1945 से लेकर के 1950 के आसपास तक, समझ लीजिए 1950 तक मान लीजिए, पूरी दुनिया दो भागों में बट गई। माओ त्से तुंग ने कहा था दुनिया में दो ही सड़कें हैं, एक सड़क मॉस्को की ओर जाती है, दूसरी सड़क वाशिंगटन की ओर, तीसरी कोई सड़क ही नहीं है। ये कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था थी। इसके बाद बहुध्रुवीय व्यवस्था आई। बहुध्रुवीय व्यवस्था में एक तीसरा गुट शुरू हो गया, गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का गुट। हम इसे गुट नहीं कहते, लेकिन बोलचाल की भाषा में बोला जाता है। गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का गुट अलग बन गया। इसके बाद आगे चल करके अमेरिकन गुट से फ्रांस बाहर निकल आया और सोवियत गुट से, साम्यवादी गुट से यूगोस्लाविया बाहर आ गया। ये बहुध्रुवीय व्यवस्था हुई। इसके बाद जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो एक ध्रुवीय व्यवस्था आ गई। तो ये व्यवस्थाएं निरंतर परिवर्तनशील होती हैं और ये व्यवस्थाएं एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी आती रहती हैं। तो एक है शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था, दूसरा है कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था, और फिर आगे है सार्वभौम राज्य व्यवस्था। सार्वभौम राज्य व्यवस्था, यूनिवर्सल। क्या एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय संगठन का निर्माण किया जा सकता है जो विश्व सरकार की भूमिका निभा सके? संभव है। कब? जब दुनिया के सब राष्ट्र सहमत हों। उस पर भी ये जो बिग 5 हैं, 5 महाशक्तियां हैं, इनके बीच सहमति हो तो क्या नहीं हो सकता। दुनिया में आज तक कई प्रकार की घटनाएं घटी और आप जानते होंगे यूनाइटेड नेशंस को सफलता वहां मिली जब ये 5 महाशक्तियां एक स्वर से उसके पक्ष में रही। तो हो सकता है, लेकिन फिलहाल छोटे मोटे रूप में यह हो सकता है, बड़े रूप में भी यह संभव नहीं हो पाया है। आगे है श्रेणीबद्ध अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था। राष्ट्रों की अलग अलग श्रेणियां हैं। किस दृष्टि से? आर्थिक, सामाजिक, सैनिक, तकनीकी, वैज्ञानिक, इस दृष्टि से। तो ये इसको श्रेणीबद्ध अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था कहते हैं। और अंतिम है इकाई निषेधाधिकार व्यवस्था, जहां विभिन्न इकाइयों को, इकाई मतलब राष्ट्र, निषेधाधिकार की व्यवस्था का अधिकार दिया गया है। जैसे सिक्योरिटी काउंसिल में 5 स्थायी सदस्यों को निषेधाधिकार, ये इकाई निषेधाधिकार की व्यवस्था है। इसके द्वारा व्यवस्था की स्थापना करने में सहायता मिलती है। यह है कापलान का व्यवस्था सिद्धांत का 6 बिंदु। इसी के साथ ये अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक उपागम पर व्याख्यान समाप्त होता है। आपको धन्यवाद।